मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग ASP.NET कोर MVC में माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET कोर आइडेंटिटी इंटीग्रिटी फ्रेमवर्क कोर का हम लोग यूज़ करते हैं URL को प्रोटेक्ट करने के लिए। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें दिखाया था किस तरह से हम लोग इस 3 लाइब्रेरी को मैंने एप्लीकेशन के अंदर मैंने इंस्टॉल किया था। तो इंस्टॉल तो कर दिया था, वही मेरा एप्लीकेशन है फ्रेंड। और इसमें दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं इसको जो है कि जो आइडेंटिटी जो होता है एक लाइब्रेरी जो है ये कंप्लीट हम लोग के क्या करता है एक पैकेज देता है। उसमें बहुत सारा फीचर्स होता है फ्रेंड। तो उसमें से किस तरह से हम उसको सेटअप करेंगे, उसको रन करके दिखाऊंगा किस तरह से लॉगिन पेज आपको दिखता है ना। तो तो इसको लॉगिन पेज कैसा दिखता है तो मैं वो एप्लीकेशन को सेटअप करके मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है कि मैं इसे लॉगिन पेज कहाँ मिलेगा मुझे, है ना, रजिस्ट्रेशन पेज कहाँ मिलेगा। तो ये आपको अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब जब आप यहाँ पे लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लोगे, 3 लाइब्रेरी मैंने दिखाया था। यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर के लिए आपको एसक्यूएल सर्वर का एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा जो आपको डाटाबेस के साथ कनेक्शन होगा। और यहाँ पे टूल्स है, टूल्स ये जो लाइब्रेरी है आपको तब यूज करना है जब आप माइग्रेशन के द्वारा कुछ भी डाटाबेस के अंदर मैनिपुलेट करना चाहते हो या कस्टम करना चाहते हो। और ये जो एंटिटी फ्रेमवर्क ये जो मेन लाइब्रेरी है जो आपको जो है आइडेंटिटी जो यूआरएल को प्रोटेक्ट करने में आपको हेल्प करेगा फ्रेंड। जैसे एडमिन पैनल में आप जो लॉगिन करते हो तो लॉगिन के अंदर जितने भी पेज बनता है उसको आप जो है चाहते हो कि बाहर का बंदा विदाउट लॉगिन किए हुए कोई एक्सेस नहीं कर पाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं यूआरएल को प्रोटेक्ट करने के लिए आइडेंटिटी को हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग कुकीज़ का भी यूज़ करते हैं, लेकिन कुकीज़ थोड़ा आप जो नॉर्मल वेबसाइट बनाते हो तो कुकीज़ हेल्प यूज कर सकते हो, लेकिन इसे हाई प्रोफाइल यदि ERP लाइक एप्लीकेशन बनाते हो तो आपको आइडेंटिटी इस तरह का लाइब्रेरी को यूज करना पड़ेगा फ्रेंड। तो इसमें क्या होता है कि जब आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगा फ्रेंड, सिंपल है। इंस्टॉल हो जाने के बाद क्या करना पड़ेगा, सिंपल एप्लीकेशन के अंदर जाना है, राइट क्लिक करना है आपको। इसमें क्या होता है राइट क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे एक एड पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो कि न्यू स्काफ होल्ड आइटम, है ना। तो इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ और मुझे आपको बता दूं कि यहाँ पे डेटा के अंदर गया, यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट एक क्लास बनाया हूँ। जिस तरह से हम लोग क्या करते थे कि DB कॉन्टेक्स्ट को हम लोग इनहेरिट करते थे, इस तरह से कंस्ट्रक्टर कॉल करते थे, है ना। तो इसी तरह मैं यहाँ पे DB कॉन्टेक्स्ट की जगह पे क्या करता हूँ, आइडेंटिटी DB कॉन्टेक्स्ट को मैं इनहेरिट किया हूँ। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये क्या करेगा, मेरा डेटाबेस के साथ कनेक्शन होगा और इससे जो आइडेंटिटी DB कॉन्टेक्स्ट जब इनहेरिट करोगे इसके अंदर जितने मॉडल बनता है, मॉडल है उसके हिसाब से मेरा क्या कर डेटाबेस के अंदर जो है टेबल क्रिएट कर देगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इस क्लास को मैं कॉपी कर लिया, यहाँ पे जो मेरा कस्टम क्लास है ये एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, आप अपने हिसाब से रख सकते हो नाम। इसको मैं कॉपी कर लिया। अब मैं क्या क्या कर रहा हूँ, एप्लीकेशन का राइट क्लिक किया और यहाँ पे आप भी क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एड पे क्लिक किया और यहाँ पे न्यू स्कैफोल्ड आइटम पे मैं क्लिक करता हूँ। इस तरह से आप लोग आइडेंटिटी पे क्लिक करोगे तो इसको सिलेक्ट करना है, इसके बाद एड पे क्लिक करना है। तो एड पे जब क्लिक करोगे फ्रेंड तो थोड़ा ये प्रोसेस होगा। जो कुछ लाइब्रेरी आपको मैनुअल ऑटोमेटिक क्या करेगा आपके एप्लीकेशन के अंदर जो है इंस्टॉल कर देगा। आप मैनुअली भी आप इंस्टॉल कर सकते थे। जब इस पर क्लिक करोगे तो कुछ लाइब्रेरी जो होता है जो इंटरफेस आपके लॉगिन पेज का CSS फाइल रेजर फाइल होगा या रजिस्ट्रेशन का पेज होगा, वो सारे पेज क्या करेगा ऑटोमेटिक एक पैक एरिया के अंदर क्या करेगा क्रिएट करेगा। तो उसके लिए जो जो लाइब्रेरी का उसको जरूरत पड़ता है तो वो लाइब्रेरी क्या करेगा आपके एप्लीकेशन के अंदर जो है इंस्टॉल कर देगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस हो रहा है। अब देखना क्या है फ्रेंड कि यहाँ पर आप देखोगे DB कॉन्टेक्स्ट क्लास जो मैंने कॉपी किया था, DB कॉन्टेक्स्ट क्लास आपको यहाँ पर से मैं कॉपी किया था। तो इसको मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ता है DB कॉन्टेक्स्ट। अब मुझे क्या करना है, फिलहाल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बहुत सारा फीचर्स दिया गया है फ्रेंड। तो आप जो है यहाँ पे ओवरराइड ऑल फाइल्स, सभी फाइल पे आप क्लिक कर सकते हो। जो आज आप यदि सीखने के पर्पज से यदि आपका यदि जरूरत है जो जो फाइल का जरूरत है उसी फाइल को सिर्फ आप क्या करते हो एप्लीकेशन के अंदर क्या कर सकते हो इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे मैं ऑल फाइल को मैं क्लिक किया हूँ, एड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पे जितनी भी लाइब्रेरी है सब इंस्टॉल हो रहा था फ्रेंड।
तो फाइनली मेरे एप्लीकेशन में देख पाओगे आप यहाँ पे क्या किया है कि एक एरिया के अंदर जो है आइडेंटिटी है, इसके अंदर जो है पेज क्या है, पेज के अंदर अकाउंट के अंदर जाओगे फ्रेंड, बहुत सारा पेज देखो देखो CSS फाइल यहाँ पे क्या किया है, इंस्टॉल कर दिया, ऑटोमेटिक जनरेट कर दिया, मुझे जनरेट नहीं करना पड़ा है। तो इस तरह से आप लोग भी क्रिएट करोगे, आपके एप्लीकेशन में भी क्रिएट हो जाएगा फ्रेंड, नॉर्मल है। अब इसमें क्या करना है कि यहाँ पे मैंने बताया कि एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट जो फ्रेंड होता है फ्रेंड, इसके अंदर जो है आप हमेशा यदि आइडेंटिटी का आप यूज करना चाहते हो, आइडेंटिटी DB कॉन्टेक्स्ट को आपको इनहेरिट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि सेम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ता है, इसके अंदर DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन का आपको यूज करना पड़ेगा, इसके अंदर ऐप एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर रेफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद बेस क्लास इस तरह से यूज करते हैं, जो बेस क्लास जो होता है उसका जो है कंस्ट्रक्टर को मुझे कॉल कर लेते हैं इस तरह से बेस क्लास का यूज करके। तो यहाँ पे कॉमन कोड है, आपको इतना याद रखना पड़ेगा, इस तरह से इस क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा, ये कॉमन है। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल है, एक program.cs फाइल में जाना है। तो यहाँ पे अब ऐप सेटिंग में जाओगे तो सबसे पहले क्या है कि ऐप सेटिंग में कनेक्शन स्ट्रिंग, जैसे हम लोग वेब कॉन्फ़िग में कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करते थे, उस तरह यहाँ पे ऐप सेटिंग में जाकर एक कनेक्शन स्ट्रिंग आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इस तरह से जैसे फॉर्मेट में होता है, आप सभी को पता है, ये डिफॉल्ट कनेक्शन, इसका सर्वर का डिटेल्स यहाँ डालते हैं या डाटाबेस का नाम डालते हैं, डाटाबेस का नाम है DB एंड इस तरह से दो प्रॉपर्टीज और भी हम डिफाइन कर देते हैं फ्रेंड। इसके बाद क्या है, ऐप सेटिंग का काम खत्म। अब मैं जाऊंगा program.cs फाइल। program.cs फाइल जो होता है एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है फ्रेंड, इस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा। और इसमें जो होता है कि एक जो होता है सर्विस रजिस्टर करते हैं, एक मिडिलवेयर रजिस्टर करते हैं यहाँ पे। तो मिडिलवेयर रजिस्टर करते हैं इस तरह से, यहाँ पे क्या करते हैं, इसका सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। जब आप ऑथेंटिकेशन आप यूज़ कर रहे हो, app.use ऑथेंटिकेशन आपको मिडिलवेयर यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद यूज ऑथराइजेशन का यूज करना पड़ेगा। दोनों मिडिलवेयर इंपॉर्टेंट हैं दोनों। एक सबसे पहले आपको पहले ऑथराइजेशन का यूज कभी नहीं कर सकते, इस चीज को ध्यान रखना। पहले यूज ऑथेंटिकेशन यूज करेगा, ऑथेंटिकेशन को चेक करेगा, उसके बाद यूज ऑथराइजेशन को चेक करेगा। इस तरह से यहाँ पे दो मिडिलवेयर का यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है, यहाँ पे सर्विस देखते हैं। आपको सभी को पता है कि हम लोग डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन करते हैं उसका सर्विस हम लोग कैसे रजिस्टर करते हैं। builder.services.add कॉन्टेक्स्ट, DB कॉन्टेक्स्ट क्लास को क्या करना है, रजिस्टर करना है, add कॉन्टेक्स्ट करना, इस फंक्शन को याद रखना है। इसके बाद मैंने इसमें क्लास का नाम एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट मैंने रखा था, ऑप्शन लैम्डा एक्सप्रेशन यूज हुआ है। यहाँ पे यूज एसक्यूएल सर्वर, इस फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं। builder.configuration.get कनेक्शन, कनेक्शन स्ट्रिंग जो दिया गया है, की जो पास किया गया फ्रेंड, जो मेरा ऐप सेटिंग में जो मैंने की डिफाइन किया था, इस चीज़ को मैं आपको बता दूँ। यहाँ जो की जो डिफाइन किया वही की यहाँ पे मेंशन किया गया है। इससे क्या होगा, मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ, मेरा एसक्यूएल सर्वर के साथ क्या हो जाएगा फ्रेंड, कनेक्शन हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये तो मैं कॉमन, मेरा जो ये जो कोड है, कॉमन कोड है जो हम हमेशा यूज़ किए हैं इस प्लेलिस्ट में। और इस तरह आप लोग भी देखिएगा किस तरह से हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ जो है डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। इसी तरह से आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है फ्रेंड सर्विस को। उसके बाद क्या गया, builder.services.add डिफॉल्ट, यहाँ पर जो मैंने add डिफॉल्ट का मैंने यूज़ किया फ्रेंड, add डिफॉल्ट आइडेंटिटी का जो मैंने यूज़ किया, यहाँ पे आप लोगों को भी इस तरह का आप लोग add डिफॉल्ट आइडेंटिटी यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे आइडेंटिटी ऑप्शन डॉट साइनिंग एंड रिक्वायर्ड कन्फर्म अकाउंट, इस तरह से आप लोग यूज़ कीजिए। और उसके बाद इसको यूज़ करना पड़ेगा एंड एड एंटिटी फ्रेमवर्क स्टोर एंड एप्लीकेशन, जो DB कॉन्टेक्स्ट क्लास उसको इसके अंदर पास करना पड़ता है जेनरिक क्लास में। ये जो है जेनरिक क्लास है, एड एंटिटी एंड फ्रेमवर्क क्या है, जेनरिक मेथड है, इसके अंदर मुझे पास करना पड़ता है एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट क्लास। ये आपको कॉमन है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इस तरह से आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये जो देख रहे हैं मॉडल, जो देख रहे हैं आइडेंटिटी यूजर जो बोल रहे हैं, ये मेरा मॉडल है, जो मेरा जो ऑलरेडी जो पैकेज के साथ जो मुझे मिला है, वो पैकेज के साथ इनबिल्ड है, वो मेरा एक मॉडल है। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके बाद क्या करना है आपको, तो इसके बाद मेरा डेटाबेस के साथ कनेक्शन हो गया, program.cs फाइल में मैंने कोड लिख दिया, यही कोड सेम कोड काम करेगा। उसके बाद आप चाहते हैं कि डेटाबेस के अंदर जो मैंने कोई डेटाबेस टेबल क्रिएट किया ही नहीं, ये कैसे क्रिएट होगा। तो मैंने बताया था आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे पैकेज के अंदर जो मैंने एक टूल्स मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया था, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर.टूल्स। इसके अंदर क्या करें, इसका यूज़ कब होगा, जब मैं यहाँ पे जाऊँगा नेगेट टूल्स के अंदर जाएंगे और नेगेट पैकेज, यहाँ पे पैकेज मैनेजर कंसोल, यहाँ पे जब जाओगे फ्रेंड, यहाँ पे इस कंसोल के अंदर जो मुझे माइग्रेट करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे मैं क्लिक किया, अब मैं यहाँ लिखता हूँ एड माइग्रेशन
यहाँ पे इनिशियल आइडेंटिटी का हम लोग यूज़ किए, इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है कि यहाँ माइग्रेशन का एक फाइल जनरेट हो गया यहाँ पे ऑलरेडी। अब इस फाइल के अंदर जाओगे, देखोगे यहाँ पे इस फाइल के अंदर इस तरह से मुझे जो है सारा टेबल क्रिएट हो जाएगा, इस तरह से दिया गया है। यहाँ देखोगे यहाँ पे जितना भी कोड किया गया वो सारा मुझे क्या हो जाएगा, डाटाबेस के अंदर जो है क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे अपडेट डाटाबेस में यहाँ पे कमांड चलाऊंगा, अपडेट डेटाबेस, मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या मैंने यहाँ पे बिल्ड सक्सेसड हो गया। इसके अंदर जाऊंगा, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, डेटाबेस के टेबल को मैं रिफ्रेश करूंगा, इस तरह से रिफ्रेश करूंगा। देखो यहाँ पर जो है ऑलरेडी मेरा टेबल जो है क्रिएट हो गया है। इस तरह से आप लोग भी इस तरह से माइग्रेट करोगे तो आपको ये जो टेबल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। इससे मुझे क्या होता है कि इस टेबल से क्या होता है कि मेरे जितना भी मुझे लॉगिन से रिलेटेड, मतलब कि जितने भी मुझे लॉगिन से रिलेटेड जितने भी मुझे फीचर्स है इसके अंदर मुझे इंक्लूड हो जाए, जिसमें लॉगिन करना है, रोल असाइन करना है, उसका लॉगिन का रजिस्टर को देखना है, माइग्रेशन रजिस्टर देखना है, सारा डेटा इसमें मेंटेन होता रहेगा फ्रेंड। तो इस तरह से डिफ़ॉल्ट टेबल है। इस टेबल के अंदर जो है आप लोग कभी भी कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। जो भी करना पड़ेगा एक कस्टम टेबल बनाओगे, उस हिसाब से आपको कस्टमाइज करके डेटा को मेंटेन करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आपने क्रिएट कर चुके हैं। अब मैं एप्लीकेशन को मैं बिल्ड करता हूँ, तो उस लॉगिन पेज को मैं एक्सेस कैसे करूँगा। बिल्ड कंप्लीटेड दिखा रहा है फ्रेंड, मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ। ठीक है, मेरा एप्लीकेशन रन हो गया फ्रेंड। अब यहाँ पे देखोगे क्या कि मुझे जाना है कहाँ। अब वहाँ पे जाना है कि आप जाओगे एप्लीकेशन के अंदर, यदि मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, आप एप्लीकेशन के अंदर जाओगे तो मुझे लॉगिन पेज मिलता कहाँ पर है, एरिया के अंदर जो आइडेंटिटी है इसके अंदर क्या है, अकाउंट है, अकाउंट के अंदर मुझे लॉगिन पेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, लॉगिन डॉट सी एस एच फाइल। अब इस तरह से मुझे क्या है कि यहाँ पे मैं लॉगिन के लिए जाता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉगिन के लिए जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, यहाँ पे इसको मैं इसको मैं हटाया यहाँ से। अब मुझे क्या करना है, आइडेंटिटी इस तरह से लॉगिन अकाउंट लॉगिन आ रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। देखिए इस तरह से मुझे लॉगिन पेज ऑटोमेटिक मुझे क्रिएट हो रहा है फ्रेंड। इस तरह से आप लोग भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैं डिफ़ॉल्ट मुझे यहाँ पे कुकीज़ का डेटा मुझे शो कर रहा है, कुकीज़ का डेटा यहाँ पे शो कर रहा है, तो आप यहाँ पे लॉगिन कर पाओगे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लॉग आउट करना, यहाँ पे मिनिमाइज़ कर दिया मैंने, इसको मैं कोलैप्स किया। इस तरह से आप लोग क्या करोगे, लॉगिन करोगे। इसको मैं यहाँ पे क्लिक किया। तो यदि मुझे यहाँ पे अब करना क्या है, मुझे रजिस्टर करना है, सिंपल। मुझे यदि मुझे कोई यहाँ पे रजिस्टर करना है, यहाँ पे देखना क्या है, रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए मुझे यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करूँगा, न्यू रजिस्टर, एक मैं ईमेल आईडी देता हूँ और इसका पासवर्ड जो भी होता है यहाँ पे 1 2 स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है फ्रेंड, तो इसको मुझे क्या करना है, थोड़ा हटाना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मुझे इसे नहीं देना है, मुझे SUNIL@12345 दिया है। यहाँ पे दिया है SUNIL @12345 मुझे रजिस्टर करना है।
ये जो मैं ईमेल जो है पासवर्ड दूंगा, यहाँ मैं पासवर्ड दूंगा हूँ। पासवर्ड दिया, इसको मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन सक्सेस हो गया फ्रेंड, लॉगिन सक्सेस हो गया है, वेलकम पेज में आ गया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लॉगिन कर सकते हैं फ्रेंड। अब मुझे डेटाबेस के अंदर जाना है कि मैंने जो क्रेडेंशियल जो दिया था, वो जो क्रेडेंशियल मुझे डेटाबेस के अंदर रजिस्टर हुआ है नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जाओगे आप, जो है यूजर रजिस्टर किया है, तो इसके अंदर मुझे जाना है। इसके अंदर मुझे देखना है कि डेटा मुझे इंसर्ट हुआ है डेटाबेस में नहीं हुआ है। इसको आपको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से इंड, देखो इस तरह से मैंने सुनील ईमेल आईडी दिया, sunil@gmail.com। इसका सारा डेटा यहाँ पर मुझे क्या कर रहा है, स्टोर हो गया है। इस तरह से जितने भी रजिस्टर होगा यहाँ पर क्या होता है कि ये रजिस्टर हो जाएगा, जितने भी यूजर होगा सारा यूजर यहाँ पे क्या होगा, रजिस्टर हो जाएगा फ्रेंड। इस तरह से हम लोग को कुछ टेबल क्रिएट नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया है, ऑटोमेटिक कोड भी लिखा हुआ है फ्रेंड। इस तरह से हम लोग इस पैकेज का यदि हम यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। और इसको हम एक्सेस, हम क्या कर, जितने भी एडमिन पैनल बनाएंगे, यूजर पैनल बनाएंगे, है ना, तो इसके लिए हम लोग इस लाइब्रेरी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। सिंपल है, आप यहाँ पर जाएंगे, इस तरह से लाइब्रेरी को आप लोग भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो इसको मैं एडमिन पैनल में बताऊंगा कि इसका जो एक एरिया में एक एडमिन पैनल बनाऊंगा। एडमिन पैनल में जो डैशबोर्ड होगा और जो लॉगिन पेज होगा, हम लोग डैशबोर्ड को किस तरह से एक्सेस करते हैं, उसका क्या करूंगा कि लॉगिन पेज डिफरेंट कलर का रहेगा और फ्रंट एंड में जो लॉगिन पेज रहेगा वो डिफरेंट पेज का रहेगा। तो फ्रेंड, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड, और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।